नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 23-27 जिसका सत्र है सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चलने वाला है 21 जनवरी से। ठीक है, तो आज हम क्या लाए हैं कि एएसी, ठीक है, एएसी 3 का हम, ठीक है, हिंदी का हम वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं और उनके आंसर भी लाए हैं। ठीक है, तो इसका हम वीवीआई क्वेश्चन भी लाए हैं और आंसर भी लाए हैं। बस वीडियो को अंत तक देखना है। बस एक ही वीडियो से आपका एसी 3 का पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो से। ठीक है, ये महासंग्राम का वीडियो है, पूरा अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी समझिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए शॉर्ट में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए, उसके भेद उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, दूसरा है कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन होगा कि विशेषण की परिभाषा और उसके भेद को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तीसरा हुआ। चौथा है कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया का प्रकार हुआ, उदाहरण सहित समझाइए। ये सब क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, वहीं 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कारक की परिभाषा दीजिए, उसके भेद बताएं। देखिए, इसमें अधिकतर आपको भेद ही पढ़ना है और परिभाषा पढ़ना है। कारक का परिभाषा, विशेषण का परिभाषा, भेद हुआ। ठीक है, कारक का, संधि का। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, संधि का भेद बताइए। ठीक है, समास किसे कहते हैं, समास का प्रकार बताइए। ठीक है, फिर वहीं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है वो बताना है। ठीक है, आगे है कि वाक्य शुद्धि से आप क्या समझते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का नियम लिखिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। वहीं इंपॉर्टेंट हुआ कि अनुच्छेद लेखन से क्या समझते हैं, अनुच्छेद लेखन के गुण लिखिए। ठीक है, स्वर संधि कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। वहीं आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समास कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अव्यय किसे कहते हैं, उसके भेदों का प्रकाश डालिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप 4-5-6 को एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 13 कर लीजिए, बस 13 में से आपका 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन फंस जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए और उसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, भेद यानी कि उसका क्या, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा की परिभाषा दीजिए, उसके भेद का उदाहरण सहित समझाइए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। संज्ञा का पहले परिभाषा समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 7, 9 में पढ़े होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, ठीक है, वस्तु, स्थान, द्रव्य, जाति, समूह, गुण हुआ, भाव हुआ या अवस्था का बोध होता है, उसे संज्ञा कैसे। जैसे राम व्यक्ति का नाम हुआ, किसी व्यक्ति का, तो राम हो गया। ठीक है, स्थान का नाम लीजिए, द्रव्य का नाम लीजिए, किसी जाति समूह का नाम ले लीजिए। ठीक है, व्यक्ति का नाम ले लीजिए, अवस्था का नाम ले लीजिए। ठीक है, तरल अवस्था, ठोस अवस्था, कोई भी ले लीजिए, गुण ले लीजिए उसका, अच्छा बुरा। तो ये सब क्या होता है, ये सब संज्ञा होता है। ये सब संज्ञा का मेन पॉइंट हुआ, संज्ञा का परिभाषा हुआ। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, द्रव्य, जाति, समूह, गुण, भाव, अवस्था का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए परिभाषा। ठीक है, परिभाषा समझ गए। ठीक है, भाषा में देखिए संज्ञा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वाक्य में केंद्र प्राय संज्ञा का ही होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, इसका उदाहरण खत्म हो गया, यानी परिभाषा समझ लीजिए। देखिए उसका आप परिभाषा समझ लीजिए, उसका परिभाषा हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं इसके प्रकार की ओर। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब हम उसका प्रकार, उसका भेद में आ गए हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या होता है, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी, पर्वत या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा विशेष और निश्चित होता है। ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक मतलब समझा, व्यक्ति का हो, चाहे स्थान हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे राम क्या हुआ, एक व्यक्ति हुआ। स्थान का ले लो तो दिल्ली हो गया, नदी का ले लो गंगा हो गया, पर्वत का ले लो हिमालय हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक है, राम का हो रहा है गीता। ठीक है, इसका नाम हुआ, दिल्ली कोई शहर हुआ यानी स्थान का नाम हुआ, नदी मतलब गंगा यमुना, कोई भी नदी ले लो, पर्वत ले लो, हिमालय ले लो, चाहे कहीं का भी ले लो। ठीक है, पर्वत। तो क्या होता है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन को समझते ही जाइएगा आप। ठीक है, ये हुआ पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम दूसरा में आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, वो समझते हैं क्या है। जिस संज्ञा से किसी पूरी जाति, देखिए पूरी जाति
ये वर्ग, देखिए एक वर्ग आ रहा, एक नहीं आ रहा, वर्ग आ रहा, ठीक है। तो पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, ना किसी विशेष का, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, इसमें ये नहीं आ रहा है कि राम श्याम लड़का यानी सब लड़का, राम श्याम कार्तिक गोलू सब आ गया। लड़की, लड़की में आ गया, आगे सब आ गया, ठीक है, तारा संतोषी जो भी है सब आ गया। नदी, गंगा यमुना सरस्वती सब आ गया इसमें सब, ठीक है। पर्वत, सब पर्वत आ गया। पुस्तक, सब पूर्वक पुस्तक आ गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, सब आ गया, समझ गए। यानी कि इसमें क्या है, इसमें पूरी जाति वर्ग का बोध हो, ना कि किसी विशेष का। ये होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं यानी कि तीसरा भेद की ओर, तीसरा प्रकार की ओर। देखिए तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे सुख, दुख, प्रेम, ईमानदारी, बहादुरी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको भाव, गुण, अवस्था और दशा का भाव, कौन सा भाव है, सुख है, दुख है, क्या भाव आ गया, गुण आ गया, उसमें कौन सा गुण है, बुरा गुण है या नेगेटिव ईमानदारी है, ठीक है। अब उसमें दशा आ गया, कैसा दशा है, बहादुरी है या फिर कैसा है, ठीक है, ये सब आ गया। यानी कि जिस संज्ञा में किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, प्रेम, ईमानदारी, बहादुरी, ठीक है, हो गया तीसरा। अब आते हैं चौथा में, ठीक है। चौथा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी यानी पदार्थ आ गया, दूध, सोना, चांदी, देखिए सोना चांदी यानी कि पदार्थ आ गया, ठीक है, द्रव्य, ठीक है। जैसे पानी हुआ, द्रव्य हुआ, तेल हुआ, द्रव्य हुआ, दूध हुआ, द्रव्य हुआ, ठीक है। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, तेल, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम संज्ञा की परिभाषा पहले बता दी है, उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से कई व्यक्तियों या वस्तुओं को समूह का बोध हो। जिस संज्ञा से कई वस्तुओं, चाहिए, देखिए कई व्यक्तियों या वस्तुओं को समूह का बोध हो। कई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, कई, कई वस्तु। जैसे सेना, सेना एक एक व्यक्ति है नहीं, पूरा झुंड है, झुंड की बात आ रहा हो, ठीक है, भीड़ का बात आ रहा हो, किसी वर्ग का बात आ रहा हो, उसे समूहवाचक, समूह सही देख लीजिए, समूह यानी कि समूह में तो बहुत आदमी आएगा, यानी कि एक समूह की बात नहीं कर रहा। समूह में तो बहुत आता है, जैसे कि मान लेते हैं खिलाड़ी होता है, जैसे कि क्रिकेट टीम हो, 11 टीम, 11 टीम में तो एक आदमी नहीं आएगा, अलग अलग आदमी आएगा। सेना हुआ, ठीक है, तो सेना हुआ, खिलाड़ी मान सकते हैं आप, समूहवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। क्वेश्चन क्या है, कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। जिस प्रकार से अभी हमको संज्ञा बताएं आपको चुटकी में, उसी प्रकार सर्वनाम बताएंगे चुटकी में, दिमाग में भेजा हम घुस जाएगा, ठीक है, जैसे हमको संज्ञा घुसाएं। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर, परिभाषा समझ लेते हैं सबसे पहले। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भाषा को सरल, सुंदर और स्पष्ट बनाता है। उदाहरण, राम स्कूल गया, वो देर से लौटा। जैसे आप संज्ञा में पढ़ते थे राम, ठीक है, पढ़ते थे, लेकिन यहाँ क्या होता है कि सर्वनाम भाषा को सरल, सुंदर और स्पष्ट बनाता है। तो राम स्कूल गया ये सर्वनाम हुआ, वो देर से लौटा वो सर्वनाम हुआ, ठीक है। इसको भाषा को सुंदर और सरल बनाने का काम करता है, वही सर्वनाम कहलाता है। अब आते हैं इनके प्रकार, जैसे कि इनके प्रकार पढ़ना है, प्रकार क्या है वो समझते हैं। जैसे कि सर्वनाम के प्रकार, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग हो, ठीक है। देखिए पुरुषवाचक भी दो तीन हुए, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीन और अन्य पुरुष, ठीक है। जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग हो उसे पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं या हम, खुद को, ठीक है। और जैसे कि मध्यम पुरुष तुम या आप, ठीक है,
तुम या आप, अन्य पुरुष वह ये, ठीक है, ये सब क्या है, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है वो समझते हैं। जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, निज, देखिए जैसे निजी, निजी कंपनी क्या होता है, स्वयं होता है, ठीक है, प्राइवेट से अलग प्राइवेट होता है अपना, अलग होता है सरकारी से। तो निज सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, जैसे उदाहरण, मैंने स्वयं ये काम किया, ये काम मैंने स्वयं किया, यानी निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको, दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रकार है, जैसे कि जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे। संकेत, देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ सर्वनाम, देखिए संकेत यानी कहीं ना कहीं संकेत कर रहा हो, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे। उदाहरण, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी, ये संकेत कर रहा है कि हाँ ये भाई ये पुस्तक मेरा है, तो कहीं ना कहीं संकेत की ओर इशारा कर रहा है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। चौथा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप क्वेश्चन समझिए, प्रश्न यानी कि प्रश्न कोई पूछेगा बेटा, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो। उदाहरण, कौन आया। अब भाई कौन आया, बताओ भाई, कौन कौन यह बात आ रहा है, कौन, क्या क्या कर रहे हो, कौन आया, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यानी प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है वो समझते हैं। जो संबंध प्रकट करे, उदाहरण समझते, देखिए यहाँ सब उदाहरण का ही खेल है बाबू। उदाहरण जो समझ गया वो नाम संज्ञा सब खत्म कर लिया। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो संबंध प्रकट करे। उदाहरण, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यानी संबंध बता रहा है, जो मेहनत कर रहा है यानी मेहनत का सफल से ही रिलेट करके बता रहा है। सफल जो वही होगा जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वही सफल पाएगा, ठीक है। यानी संबंध एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। जो निश्चित संख्या या व्यक्ति ना बताए, ठीक है, जो निश्चित संख्या मतलब निश्चित संख्या, ठीक है, जो या व्यक्ति ना बताए। तो उदाहरण, कोई आया, अरे व्यक्ति कोई आया, अब मतलब कौन आया, राम श्याम कोई आया तो पता नहीं है, व्यक्ति ना बताए, ठीक है, तो कोई आया कोई गया, ठीक है। तो इस तरह अनिश्चित वाचक संज्ञा होता है। देखिए नाम, देखिए निश्चित नहीं, अनिश्चित, निश्चित के पहले अ लगा दिया, यानी कोई पता नहीं है कौन आया कौन गया, कितना आया कितना गया, ठीक है, ये सब कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से आपको संज्ञा सर्वनाम बताएं उसी प्रकार से आपको विशेषण की परिभाषा, उसके भेद स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को दिमाग में एकदम घुसा देंगे हम, बस वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा, सबसे पहले आपको हम परिभाषा एकदम चुटकी के खेल में बता देते हैं, ठीक है। जो देखिए अभी हम बताएं संज्ञा, संज्ञा का स्थान पे सर्वनाम आया, अब सर्वनाम और संज्ञा दोनों मिल के बनेगा विशेषण, ठीक है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, परिणाम बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल हुआ, ठीक है। अब देखिए पहले संज्ञा के जगह हम सर्वनाम आया, लेकिन अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता मिलकर विशेषण बनेगा, ठीक है, समझ गए। तीनों को आप कंपेयर करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके भेद यानी प्रकार की ओर। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है। गुण या दोष बताता है वही होता है गुणवाचक विशेषण। अच्छा लड़का उदाहरण तौर पर, बुरा लड़का, ईमानदार लड़का, गुण बचा रहा, नेगेटिव लड़का हुआ, पॉजिटिव लड़का, अच्छा बुरा लड़का, ठीक है, ये सब होता है गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं नेक्स्ट में संख्यावाचक विशेषण। संख्या या क्रम बताता है, जैसे उदाहरण, 3 पुस्तकें, 3 मतलब फिक्स है कि हाँ संख्या बता रहा है, 3 पुस्तकें, 4 पुस्तकें, 5 पुस्तकें, 5 लड़कियां, 8 लड़कियां, ठीक है, 8 लड़के, तो फिक्स बता रहा है यानी संख्या या क्रम बता रहा है, उसे संख्यावाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक, विशेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है तीसरा नंबर में, परिणामवाचक विशेषण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि मात्रा या नाप बताता हो, क्या मात्रा या नाप बताता हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूर, उदाहरण, मात्रा बता रहा, हाँ भाई 1 किलो, 2 किलो, ठीक है, नाप बता रहा थोड़ा दूध है, ठीक है, 250 दूध है, 200 100 दूध है, थोड़ा दूध है, ठीक है,
यानी नाप बताना हो, मन नाप बताता हो, जैसे 1 kg तेल लिए तो नाप बता रहा है, हाँ भाई 1 kg। तो ये होता है परिणाम, परिणाम दर्शा रहा है वो, यानी परिणामवाचक विशेषण हुआ। चौथा क्या है, संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है, संकेत करता हो, जैसे ये घर, वो लड़का, वो पेन, संकेत कर रहा है कि हाँ भाई ये पेन है, वो घर मेरा है, वो आप मेरे हैं, वो लड़का, वो लड़की, ऐसे वैसे, ठीक है, ये घर मतलब संकेत करता हो, ठीक है, तो ये होता है संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्या है, संबंधवाचक विशेषण क्या है, संबंध बताता हो, उदाहरण मेरा मित्र, तेरा मित्र, संबंध बता रहा है भाई, ठीक है, तेरा लड़का, मेरा लड़का, तेरा बहन, तेरा मौसी, जो भी हो, तो ये क्या होता है कि संबंध बताता हो, जहाँ वह संबंधवाचक विशेषण है, ठीक है। अब आते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन, BBI क्वेश्चन है, ठीक है, कारक की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण सहित लिखें। कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका परिभाषा एवं उसके भेद आ सकता है, उदाहरण सहित समझाना है। जैसे कि हम जैसे बताएं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अब उसी प्रकार हम आपको लाए हैं क्या, कारक की परिभाषा। जैसे कारक क्या है, कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो संबंध होता हो, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। और वहाँ से विशेषता जो बताता था विशेषण था, लेकिन यह संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया जो बताता है संबंध, जो संबंध है होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, राम ने फल खाया, यानी कारक बेटा आ गया यहाँ, ठीक है, संबंध होता है, ठीक है, फल खाया। अब आते हैं इसका भेद की ओर, ठीक है, कारक के भेद, जैसे कि सबसे पहले कर्ता कारक परिभाषा, ठीक है, अब परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी समझेंगे, अगले क्वेश्चन तो लॉन्ग है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम कार्य को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। प्रश्न कौन किसने किया, कर्ता कारक, प्रश्न कौन और किसने किया, उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी, अरे राम ने पुस्तक पढ़ा, ठीक, कौन पुस्तक पढ़ा, राम ने पढ़ा। सीता गाना गा रही है, कौन गाना गा रही है, तो सीता गाना गा रही है। मैं स्कूल गया, कौन गया, तो मैं स्कूल गया। तो ये क्या हो रहा है, प्रश्न कौन है किसने ये पूछ रहा है, ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, ये हुआ कर्ता कारक परिभाषा, ठीक है, जिसमें कार्य को करने वाला होता है, ठीक है, जो कर्ता कारक कहते हैं, जो कार्य कर रहा है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता गाना गा रहा है, मैं स्कूल गया, वो स्कूल जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि उसमें कार्य कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रम कारक परिभाषा, वो समझते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्रम कारक कहते हैं। प्रश्न किसने और किया, राम ने फल खाया, प्रभाव पड़ रहा है कि कौन सी किया, फल खाया। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पढ़ाया, फल खाया, पढ़ाया। वो किताब पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो ये सब क्या प्रभाव पड़ रहा है कि राम ने फल खाया, फल खाया, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ये सब हुआ क्रम कारक परिभाषा। नेक्स्ट है करण कारक परिभाषा, क्या होता है, जिस जिस साधन या माध्यम से क्रिया किया जाता है उसे करण कारण कहते हैं, ठीक है, उदाहरण, वो कलम से लिखता है, कौन सी से लिखता है, कलम से, यानी कि कोई माध्यम है या साधन है, ठीक है, ये वाला है। किसान हल से खेत चलाता, तो हल आ रहा है, यानी कि माध्यम में साधन है। पत्र डाक को द्वारा भेजा गया, किसके द्वारा, तो डाक के द्वारा, डाक तो एक साधन माध्यम है। कहीं न कहीं कारक माध्यम परिभाषा कौन सी है, तो वो जो मतलब कि माध्यम वो कार्य करता है वो साधन के द्वारा, ठीक है, वो कलम से कार्य करता है, वो किसान हल से खेत चला रहा है, ये होता है कारण परिभाषा, ठीक है। कारक के चौथा भेद क्या है, संपर्धन कारक परिभाषा, जिसके लिए या जिसके कुछ दिए जाए उसे संपर्धन कारक कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए या जिसे कुछ दिया जाए, कुछ दिया जाए, यानी माँ ने बच्चों को दूध दिया, कुछ दिया जा रहा है। शिक्षक ने गरीबी छात्रों को किताबें खरीदी, ठीक है, कुछ लिया जा रहा है, लिया यानी दिया जाए, यानी खरीदा, ठीक है, दिया, उसने मित्र को उपहार दिया, दिया यानी कि दिया, खरीदा, दिया, ये सब जहाँ आ गया वो संपर्धन कारक परिभाषा होता है, ठीक है, ठीक है। पांचवा क्या है कारक का भेद में, अपादान कारक परिभाषा, ये क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम से अलग होने, दूर होने या निकलने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं,
प्रश्न, जैसे कि वो गांव से आया, ठीक है, यानी अलग होने के बात आ रहा है, या दूर होने का, या फिर निकलने का। तो आया, तो क्या हुआ, अव्यय किसे कहते हैं, उसके भेदों को पर विस्तार से प्रकाश डालिए, ठीक है, अव्यय, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अव्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण शब्द भेद है। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष आ जाए, चाहे कोई कारक हो, के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अव्यय शब्द हर स्थिति में एक ही रूप में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल, ही, ही चेंज होगा, ही है चेंज होगा, भी भे होगा, नहीं होगा, और ही होगा, नहीं होगा, या ये होगा, नहीं होगा, ये सब चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कारक, कोई भी कारण से ये चेंज नहीं होगा। मैं, पर, से, आज, यहाँ, वहाँ, अरे, वाह आदि, ये सब अव्यय है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब इसके भेद आते हैं, ठीक है। अव्यय के सामान्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय कितने कितने होते हैं, 5। सबसे पहला क्या है, ठीक है, पहला क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ये बताते हैं। जैसे क्रिया कब, कहाँ, कैसे, कितनी हुई है, उदाहरण से, सब खेला उदाहरण से है। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, धीरे, जल्दी, बहुत कम, यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण को अव्यय कहते हैं, ठीक है। वाक्य प्रयोग, वो धीरे धीरे चलता है, वो विशेषता बता रहा है क्रिया का। मैं आज विद्यालय गया, क्या होता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। नेक्स्ट क्या है कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, में, पर, से, तक, के लिए, के साथ, के बिना। जैसे वाक्य के प्रयोग, किताब मेज पर रखी है, यानी कि वाक्य अन्य शब्दों से वाक्य बना रहा है। वह दोस्त के साथ गया, ठीक है, वो दोस्त के साथ गया, तो क्या होता है कि संबंध वाक्य बता रहा है, ठीक है। किताब मेज पर रखा है, संबंध बचा रहा है, किताब मेज पर रखा है, ठीक है। ये सब संबंध बोधक अव्यय हुआ। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, समुच्चय समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय वाक्य अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे राम और श्याम, यहाँ दो आ गया, राम और श्याम, वो पढ़ता है लेकिन लिखता है, या लिखना के विकार आ रहा है लेकिन पढ़ता भी है, यानी कि दो आ गया, यानी कि दो शब्द आ गया, वाक्यों को जोड़ रहा है, तो उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा क्या है, ठीक है, चौथा है कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, ठीक है, क्या सुंदर दृश्य है, यानी कि हर्ष के बात आ रहा है, ठीक है। हाय, मेरा काम बिगड़ गया, भय का आ रहा है, ठीक है, यानी कि विषम बोधक वो होता है जो जो हर्ष हुआ, शोक हुआ, आश्चर्य हुआ, भय हुआ, घृणा हुआ आदि भाव प्रकट करते हैं, उसे ही कहते हैं, ठीक है। जैसे अरे वाह, हाँ ये क्या हो गया, ओह ये कैसे हो गया, आहा ये तो होना था, ये सब जो वाक्य में ये सब जो हुआ वो होता है विषम बोधक अव्यय। पांचवा किया है, जैसे कि इसको बताए थे, 5 भाग में बटा हुआ है, निपात अव्यय, जो शब्द वाक्य में बल, निश्चय ही, भी, तो जैसे भाव जोड़ते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। उदाहरण, ही, भी, ती, तो, ही, तो, मात्र। जैसे वो मेरा मित्र ही है, राम भी वहाँ गया था, मतलब निश्चय ही, वो मेरा मित्र ही है, मतलब ही लगा दिया, मतलब है तो है, राम भी वहाँ गया मतलब गया था, ठीक है, यानी फिक्स से गया था, ठीक है। तो ये हुआ अव्यय। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या है कि स्वर संधि कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो स्वर संधि क्या होता है वो समझ लीजिए। स्वर संधि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण संधि है। जब दो स्वरों को मिलने से अनेक उनके रूप में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ये इसका परिभाषा हुआ, क्या हुआ कि जब दो स्वर संधि के मिलने से उसके रूप में परिवर्तन होता है, मेन बात यहाँ वो है कि परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि परिभाषा,
जब एक शब्द के अंत का स्वर और दूसरे शब्द का आरंभ, यहाँ आरंभ और यहाँ अंत का स्वर मिलकर नया रूप बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय तो विद्यालय, देव प्लस इंद्र तो देवेंद्र, ये होता है स्वर संधि। ठीक है, अब ये तो परिभाषा हुआ, उदाहरण सही समझाएं। अब इसका भेद की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे स्वर संधि के 3 प्रमुख भेद है, कितने? 3। तो पहला क्या है? दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। जब समान स्वर जैसे अ, आ, ई, सई, ऊ, हर्षऊ मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देव प्लस आलय आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? तो आ यानी देवालय। विद्या प्लस आलय आ रहा है, विद्यालय। गिरी प्लस ईस आ रहा है, ग्रीस हो गया, ई मिल गया। यानी कि नियम ओ प्लस आ, ओ मिल गया तो आ बनेगा, ई मिल गया तो हर्षई मिलेगा, ऊ मिलेगा तो हर्षऊ दीर्घऊ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार बनाया जाता है दीर्घ संधि। गुण शब्द क्या है? जब ओ आ के बाद ई ऊ हर्षऊ दीर्घई आए तो उनके स्थान पर गुण स्वर होते हैं। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र हो गया। नर प्लस उत्तम, नरोत्तम हो गया। राज प्लस ऋषि, राजश्री हो गया। ठीक है, यानी कि ओ मिल के या फिर ई मिल के ए बनाया जाता है, ओ आ और ऊ ई मिल के ओ बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? स्वर संधि के 3 प्रमुख में तीसरा आखिरी है वृद्धि संधि। जब ओ या आ के बाद ए ओ आए तो उनके स्थान पर वृद्धि संधि बनते हैं। जैसे देव प्लस इस्र, देवेश्वरी। महा प्लस ओज, महोज। ठीक है, ये हुआ स्वर संधि के 3 प्रमुख भेद। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद लेखन के गुण को लिखिए। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा बता देते हैं, यानी कि क्या समझते हैं वो बता देते हैं। जैसे उत्तर, अनुच्छेद लेखन गद्य लेखन की एक महत्वपूर्ण विद्या है। किसी एक ही विषय या विचार को स्पष्ट, क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद सामान्यतः कुछ वाक्यों का समूह होता है जिसमें एक मुख्य विचार होता है और सभी वाक्य उसी विचार से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है अनुच्छेद लेखन। तो अब चलिए बढ़ते हैं इसके गुण की ओर। अनुच्छेद लेखन का आप परिभाषा समझ गए, क्या समझते हैं वो समझ गए। अब इनके गुण की ओर बात कर रहे हैं। एक अच्छा अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक होता है। पहला क्या? एकता। ठीक है, एकता, यूनिट। ठीक है, अनुच्छेद में एक ही मुख्य विचार होना चाहिए। अनावश्यक ये असंबंधित बातें नहीं होना चाहिए। कोई भी मतलब कि जो बातें उसमें नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, आलतू फालतू बातें नहीं होना चाहिए और क्रमबद्धता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि विचारों की प्रस्तुति तार्किक होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। हाँ, ये के बाद ये भाषा होना चाहिए, ये के बाद ये लिखना चाहिए, जिसमें पाठक आसानी से समझ सके, ये होना चाहिए। चौथा है कि संक्षिप्तता। अनुच्छेद ना बहुत लंबा हो ना बहुत छोटा, आवश्यक बातें लिखे। ये नहीं कि अनुच्छेद बहुत लंबा कर दिए, नहीं, और ये नहीं कि छोटा कर दिए, मतलब कि कुछ आवश्यक बातें लिखे जाए। ठीक है, और 5वां पॉइंट क्या है कि संगीति, यानी कि वाक्यों के बीच आपसी संबंध होना चाहिए। हाँ, ये बात बता रहे हैं तो इसका संबंध इससे होना चाहिए, नहीं कि वहाँ दूसरा वर्ड भर दें, दूसरा वाक्य भर दें, ताकि अनुच्छेद प्रभावपूर्ण लगे। सरल भाषा, मेन तो यही है, सरल भाषा। शुद्ध एवं सरल एवं प्रभावशाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दें वहाँ।